नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आज की चर्चा का हमारा जो विषय है वो है भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की राह पर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ये कहना है कि अगले वित्त वर्ष 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था रिकॉर्ड 11.5% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। आईएमएफ का कहना है कि महामारी के बीच बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भारत ही एकमात्र ऐसा देश होगा जो कोरोना महामारी के इस दौर में डबल डिजिट की ग्रोथ रेट हासिल करेगा। आईएमएफ ने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट में भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार का अनुमान लगाया है। आईएमएफ के अनुसार भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का तमगा दोबारा हासिल कर लेगा। आईएमएफ का यह भी कहना है कि यह बदलाव मोदी सरकार की बेहतर पॉलिसी की वजह से आया है। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा का ये कहना है कि भारत ने महामारी और उसके आर्थिक नतीजों से निपटने के लिए बेहद ही निर्णायक कदम उठाए हैं। वहीं यूएन की विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2021 की रिपोर्ट में भी ये साफ तौर पे कहा गया है कि कोरोना महामारी के चलते वैश्विक अर्थव्यवस्था शताब्दी के सबसे बड़े संकट से जूझ रही है। बावजूद इसके भारत की अर्थव्यवस्था 2021 में 7.3% की दर से आगे बढ़ सकती है। अभी कुछ ही दिन पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी यह दावा किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था पॉजिटिव ग्रोथ से सिर्फ चंद कदम दूर है। आरबीआई ने अर्थव्यवस्था की स्थिति पर लिखे अपने एक लेख में कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वी शेप रिकवरी देखने को मिल रही है, यानी कि 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधारात्मक होगी और ये सुधार जो है वो तेजी से होगा। तो कुल मिलाकर ये सभी संकेत इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था विकास की राह पर अग्रसर है। और आज की चर्चा में आज हम बात करेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर मिल रहे इन सकारात्मक संकेतों पर। चर्चा करेंगे विकास की राह पर कैसे और कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है भारतीय अर्थव्यवस्था और किन क्षेत्रों पर इसका ज्यादा असर दिखेगा और कैसे पॉलिसीज जो है इसमें सहायक बन रही हैं। और चर्चा में मेरे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। आपसे उनका परिचय करा दूं। डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे हैं मेरे साथ, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर, बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मेरे साथ हैं डॉक्टर यामिनी अग्रवाल, प्रोफेसर ऑफ फाइनेंस एट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस। आप दोनों का बहुत स्वागत। डॉक्टर सुभाष, चर्चा की शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी और बहुत ही सकारात्मक संकेत, उत्साहवर्धक इसे कहा जा सकता है, जिस तरह से आईएमएफ की जो रिपोर्ट आई है कि 2021-22 में इंडिया की जो ग्रोथ रेट है वो विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में भी सबसे आगे डबल डिजिट में 11.5। इसे कैसे देख रहे हैं आप? अमृता जी, आपने बहुत अच्छी शुरुआत की इसको की पृष्ठभूमि बनाने में, और आपने इसमें जिक्र किया वी शेप रिकवरी का। जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वी शेप से कुछ हटकर है, ये जो सही का निशान होता है ऐसे जी, जिसमें कि पहले हमने देखा पहली तिमाही में इस बार में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली और उसके बाद दूसरी तिमाही में हमें कुछ संभलने का अवसर मिला और तब से तीसरी तिमाही से लगातार इकोनॉमिक रिबाउंड जारी है और ये आगे भी जारी रहेगा। आपने अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की रिपोर्ट का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार शायद 8% का की गिरावट होगी इस साल, लेकिन अगले साल 11.5% की बढ़ोतरी होगी। और इसी मुद्रा कोष ने अक्टूबर में जब आकलन किया था तो कहा था कि 10.3% की गिरावट होगी इस साल में और अगले साल 8.8% होगी। तो अक्टूबर से लेकर जनवरी तक 3 महीने में उन्होंने करीब 3% अपने आकलन में सुधार किया है। और इसका मतलब वो भी अक्टूबर में इतने उनको उम्मीद नहीं थी। और जिस तरह से ये हो रहा है, मैं अभी आपको कई क्षेत्रों के आंकड़े बताऊंगा, जिस तरह से ये हो रहा है मुझे पूरा विश्वास है कि फिर 3 महीने बाद मुद्रा कोष को फिर से आकलन करना पड़ेगा और ये सही के निशान की तरह एक छोटे डिप के बाद एक बड़ी उछाल की तरफ जाने वाली ये अर्थव्यवस्था की गति है। जी बिल्कुल, एक बड़े उछाल की तरफ ये बढ़ रही है। डॉक्टर यामिनी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और अगर हम आर्थिक स्थिति बेहतर होने की मुख्य वजहों की बात करें
तो वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से हम अर्थव्यवस्था में तेजी से ये सुधार जो है वो देख पा रहे हैं? सबसे पहला कारण तो ये है कि एक वैक्सीन आ गई है जिसको जो है मास डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। हेल्थ वर्कर्स को सबसे पहले इमीडिएटली वो प्रोवाइड की गई और इकोनॉमिक रिकवरी की तरफ प्रायोरिटी देते हुए इसे मास लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया। दूसरा कारण अगर आप देखें तो जो नीतियां रही हैं कोविड के दौरान, एक बहुत ही अच्छी नीतियां रही हैं जिसके तहत एक 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन वाला देश जो बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड है वो जो है कोविड को संभाल पाया है। वहां पे सरकार ने 10% जीडीपी के योगदान से किसानों को, महिलाओं को और आपके एमएसएमईज को काफी हद तक मदद करने की कोशिश की। उसके साथ साथ आरबीआई ने भी लिक्विडिटी प्रोवाइड की, सीआरआर रेट कम करके, एसएलआर रेट कम करके और पॉलिसी रेट्स कम रख करके और एनाबार्ड जो है सिडबी वगैरह को जो है और सहायता दे करके। ये भी देखा गया है कि डिजिटलाइजेशन के माध्यम से और बिजनेस के अंदर जो सुधार लाए गए हैं जिसके तहत आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देख रहे हैं जितनी ग्रोथ आ रही है से जो है हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 63rd रैंक पर पहुंचे हैं। ईज ऑफ लिविंग की बात करते हैं जिसमें ई गवर्नेंस और सिंगल पोर्टल्स की बात करते हैं। 100 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें सागरमाला और भारतमाला प्रोजेक्ट के द्वारा एम्प्लॉयमेंट, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात की गई है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स और बहुत सारे रिफॉर्म्स जैसे जीएसटी हैं, ये सब एक सही दिशा में जाते हुए रिफॉर्म्स हैं जिसके तहत हम देख रहे हैं कि रिकवरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से जो है लेगी कदम और हम डबल डिजिट ग्रोथ पे पहुंचेंगे। जी बिल्कुल डॉक्टर सुभाष, मैं अब आपका रुख करना चाहूंगी। जो जिन बातों का जिक्र, जिन कारणों का, अहम वजहों का जिक्र डॉक्टर यामिनी कर रही थी, अगर मैं हेल्थ और इकॉनमी को फोकस करूं और इनको एक साथ जोड़ूं तो पिछले कुछ महीनों में हमने देखा कि भारत ने अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे किस तरीके से काम किया, किस तरह से मजबूती आई और खासकर पोस्ट कोविड एरा में जिस तरीके से वैक्सीन हब के रूप में भारत उभरा है। पूरी दुनिया की नज़र है भारत के ऊपर और जो वैक्सीन डिप्लोमेसी भारत ने शुरू की है दूसरे देशों के साथ, इकॉनमी को बूस्ट करने में ये वैक्सीन डिप्लोमेसी और भारत की आत्मनिर्भरता कितनी सहायक है? ये बहुत बहुत सहायक होगी। और पहले बात तो मैं बताऊंगा कि जो भारत का जो स्वास्थ्य तंत्र है उसकी मूलभूत जो मजबूती है वो बड़े सकारात्मक तरीके से इस पूरे एक साल में उभर के आई है। और उसके दूसरे कारण भी हैं, जो डेमोग्राफिक्स भी है। हमारी यंग पॉपुलेशन है, 65% लोग 35 ईयर से नीचे हैं, तो यंग पॉपुलेशन है और जनरल इम्यूनिटी लेवल भी विकसित देशों के मुकाबले बेहतर पाया गया, जो कि आंकड़ों में झलकता है। आज की डेट में अगर हम बात करें तो करीब 107 लाख लोगों को इन्फेक्शन में डिटेक्ट किया गया और 107 लाख में से करीब 97% ठीक होकर घर चले गए। 1.65% अभी एक्टिव मैनेजमेंट में है और 1.35% दुर्भाग्यपूर्ण उनको हम नहीं बचा पाए। तो ये जो आंकड़े हैं ये सारे देशों से कहीं आगे बढ़कर अपनी कहानी बताते हैं। और इसके पीछे ये सभी तंत्र की, स्वास्थ्य तंत्र की चौकसी, जनता का सहयोग, जिसने कि मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वो पूरी जो जीवन पद्धति है उसको जिस तरह से बदला है बिना किसी बड़े उथल पुथल के, जो कि जैसा कि कई विकसित देशों में देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज है। और इस वजह से और एक साल के अंदर वैक्सीन पर काम करके, उसको ट्रायल करके, उसको टेस्ट करके और उसका वैक्सीनेशन शुरू कर देना, ये भी बताता है कि इंडिया को हम वैसे भी हमेशा से मानते हैं फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, सबसे बड़ा दवाइयों का निर्माता है भारत पूरे विश्व के लिए। और इस वैक्सीन के कारण ये और भी आगे बढ़ेगा। तो हम अपनी आत्मनिर्भरता की तरफ अग्रसर होंगे और साथ साथ ये भी दिखाएंगे कि
कि हम एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और सहयोग के क्षेत्र में एक रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल सिटीजन साबित होंगे। जी बिल्कुल। तो ये जी डॉक्टर यामिनी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, और आईएमएफ का ये भी कहना है कि ये जो बदलाव है वो मोदी सरकार की जो हाल के दिनों में ली गई पॉलिसीज़ हैं उनका कहीं ना कहीं नतीजा है। आईएमएफ की मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं जॉर्जिवा, वो भी ये कह रही हैं कि भारत ने महामारी और उसके जो नतीजे आए हैं उससे निपटने के लिए जो बेहद निर्णायक कदम उठाए हैं उसकी ये तस्वीर जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ती हुई ग्रोथ में दिखाई देती है। जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। जब से कोविड-19 का समय शुरू हुआ तब से आप देखिए बड़े संभल करके कदम उठाए गए। लॉकडाउन को रखा गया ध्यान में ताकि लोगों तक जो है बात पहुंचे, और कदम उठाए गए लोगों तक ये एक बात को पहुंचाने का कि ये एक जो है मुश्किल दौर है और आपको संभल करके चलना है। साथ ही सरकार ने आत्मनिर्भर प्रोग्राम के द्वारा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट में एडमिनिस्ट्रेटिव जो है रिलैक्सेशन की, आपके जो क्षेत्र या जिन लोगों पे सबसे ज्यादा असर हो सकता था उन क्षेत्र या उन लोगों तक सहूलियतें पहुंचाई, चाहे वो कैश डिस्पर्सल के द्वारा हो, औरतों तक हो या माइग्रेंट वर्कर्स तक हो, राशन पहुंचाने की सुविधाएं हो, ऐसी सुविधाएं दी गई। जो है लोगों तक पैसे भी पहुंचाए गए, राशन भी पहुंचाया गया, और कोशिश की गई कि जो है एक सेफ्टी के द्वारा कोविड-19 को संभाला जाए। खास तौर पे भारत में जो एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड, जिसमें कहते हैं लोग एक साथ बहुत ज्यादा एक स्क्वायर फीट स्पेस में रहते हैं, उसमें जो है एक प्रशंसनाजनक तरीके से चीजों को संभाल करके किया गया। वैक्सीन को लाने के लिए बहुत श्रम किया गया, जिनके लिए साइंटिस्ट्स और डॉक्टर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। डॉक्टर्स, पुलिसकर्मियों ने एक बहुत मानवीय चेहरा दिखाया लोगों की मदद करने में। ऐसे ही सारे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी एकजुट होकर के कोशिश की कि ये जो पेंडेमिक है उसे संभाला जा सके और फैले ना। ये भी देखा गया कि आर्थिक जो है कोशिशें देने के लिए, आर्थिक मदद देने के लिए आरबीआई ने मॉरेटोरियम का भी जो है लगाया, ताकि एनपीएस ना हो, एनपीएस को काउंट ना किया जाए जो लोग अपनी जो है ब्याज नहीं दे पा रहे। तो ऐसी सभी चीजों से जो है बहुत अच्छा कदम लगा और ये एक बहुत बेहतर भारत की तरफ बढ़ा। वैक्सीन का आना और वैक्सीन को आगे हेल्थ केयर वर्कर्स तक और मास वैक्सीनेशन करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल, ये एक बड़ा कदम। डॉक्टर सुभाष, मैं आपका रुख करना चाहूँगी कि फरवरी को पेश होने वाला बजट इस मायने में भी बहुत अहम होगा कि रिकवरी को तेज़ करने और इसे आगे बढ़ाने के लिए, सस्टेन करने के लिए, ताकि लंबे समय तक सस्टेन रह सके, सरकार क्या कदम उठाती है। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि आपकी नज़र में कौन से वो अहम कदम है जिसकी ज़रूरत है, जिसकी आवश्यकता है। देखिए, पहली चीज तो मैं ये रेखांकित करना चाहूंगा कि विकसित देशों की तरह हमारे पास बहुत डीप पॉकेट्स नहीं है, हमारा टैक्स जीडीपी रेशियो उतना नहीं है, और इसलिए हमने जो कुछ भी संसाधन इस्तेमाल किए हैं बहुत सोच समझ के किए हैं ताकि वो आगे आने वाली ग्रोथ को इफेक्ट ना करे। हमें उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दिया है, जो ताकि ऐसे प्रोजेक्ट्स ले जाएं जो आगे तक और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने के लिए, जैसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम वगैरह लाई गई। ये ऐसे कदम हैं, ऐसे सपोर्ट हैं जिनसे आगे आने वाली ग्रोथ सस्टेन होगी। ऐसा ही केवल नहीं है कि केवल आपातकाल में तात्कालिक मदद हो सके, दोनों की। तो इसमें हम आप जानते हैं कि विकास में जिस तरह का मॉडल हमने आज से नहीं कई दशकों से चल रहा है, उसमें क्रेडिट का बहुत बड़ा योगदान है। केवल अपनी इनकम और अपनी सेविंग के बल पर हम उस विकास को नहीं संभाल सकते। ये केवल भारत का ही नहीं, सभी देशों का है, कोई कम कोई ज्यादा। तो भारत में अभी क्रेडिट जो है वो केवल जीडीपी का 50% है, और देशों के मुकाबले जहां पर 80%, 100%, 150%, 200% तक भी है, तो हमारे क्रेडिट में अभी बहुत गुंजाइश है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि अभी दिसंबर के जो आंकड़े आए तो उसमें
4% की वृद्धि हुई है जी और ये 104 लाख करोड़ से बढ़कर 106 लाख करोड़ कमर्शियल सेक्टर का क्रेडिट हो गया। और छोटे और मझोले उद्योगों के लिए जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन सरकार ने घोषित की थी, उसके तहत 2 लाख करोड़ से ज्यादा का सैंक्शन दिया गया, करीब 81 लाख इकाइयों के लिए, और उसमें से करीब 1,60,000 करोड़ का डिसबर्समेंट भी शुरू हो गया है। तो ये बहुत ही अच्छे आंकड़े हैं और मुझे लगता है कि सरकार की जो नीतियां हैं वो इस दिशा में इसको और आगे बढ़ाएंगी। हम बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का, जो मॉरेटोरियम के इशू पर है, जिससे एनपीएफ के मामले में जो धुंध का माहौल है वो छटेगा और बैंक क्रेडिट को और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। बाकी तो आपने देखा कि जैसे दिसंबर में अभूतपूर्व जीएसटी का कलेक्शन हुआ, ई-वे बिल्स में रिकॉर्ड प्री कोविड लेवल पर एक्टिविटी हो गई, पावर कंजम्पशन हो, सीमेंट कंजम्पशन, स्टील कंजम्पशन, सारे इंडिकेटर बता रहे हैं कि इकोनॉमी अब एक्सेलरेटर पर है। जी बिल्कुल, आपने कंजप्शन की बात की है। डॉक्टर यामिनी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। और हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो सप्लाई और डिमांड पर जो है वो आधारित है, सरकारी मदद पर नहीं। लेकिन कोविड, पोस्ट कोविड एरा हो या कोविड के दौरान हमने देखा जो कि हमारी कंजप्शन थी, जो हमारी डिमांड थी, उसकी जो गति है वो थोड़ी धीमी पड़ी। सरकार के इसको आगे बढ़ाने के लिए, इसको और तेज़ करने के लिए ताकि डिमांड बढ़े, कंजप्शन जो है बढ़े, सरकार के जो हालिया कदम हैं उनको आप कैसे देखती हैं? और आने वाले समय में आपको किस क्षेत्र में और गुंजाइश लगती है ताकि कंजप्शन को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके, बाजार जो है वो और गुलजार हो, इसके लिए किन कदमों की आवश्यकता होगी? जी देखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात समझने की है कि जो कंजम्पशन है वो जो रिड्यूस्ड है वो इसलिए है क्योंकि एक स्थगित रूप है अभी इकोनॉमी का, या कम लेवल पे ऑपरेट कर रही है। उसका सबसे बड़ा कारण है कोविड-19। तो सरकार की मुझे लगता है प्राथमिकता होगी लोगों का स्वास्थ्य, जिसमें मास वैक्सीनेशन का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। वैक्सीन को पहुंचाना लोगों तक एक बहुत बड़ा कदम होगा। कोशिश ये भी की जाएगी कि रोजगार प्रदान किया जाए इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करके। जो 100 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है सागरमाला, भारतमाला प्रोजेक्ट्स में, उसमें निवेश किया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसमें रोजगार जो है दिया जाए, चाहे वो रूरल सड़क योजना हो या कोई भी योजनाएं जो चली आ रही हैं। कोशिश ये भी की गई है कि बुनियादी सामाजिक ढांचे को मजबूत किया जाए या उनके स्तंभों को और अच्छा किया जाए, चाहे वो पीएम जनधन योजना हो, पीएम आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, या कोई भी ऐसी योजना हो जिसमें लोगों तक जो है सरकारी जो है जज्बा रहा है उनको एक अफोर्डेबल चीजें पहुंचाने का और फाइनेंशियल इंक्लूजन के साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाने का। तो ये भी देखा जाएगा कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खासा फोकस रखेगी, फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करने की कोशिश करेगी। थोड़ा स्लिपेजेस होंगे पर बहुत ज्यादा नहीं मुझे लगता कि होंगी, क्योंकि 10% जीडीपी का योगदान आत्मनिर्भर प्रोग्राम में ऑलरेडी किया जा चुका है। और जो है ओवरऑल रिकवरी से जिस तरीके से इकोनॉमी वापस अपनी सीमा पे आएगी, जो वापस पाएगी, उससे हम रिकवरी देख पाएंगे। जी बिल्कुल। डॉक्टर सुभाष, अर्थव्यवस्था को उबारने में ई कॉमर्स और जो डिजिटल प्रौद्योगिकी है उसका भी एक बड़ा योगदान रहा है। हमने देखा है कि उस पर किस तरीके से सरकार का पूरा फोकस रहा है। एक तरह से गवर्नमेंट कहती भी है कि सरकार और लोगों के बीच एक ब्रिज का भी काम करता है, और इकॉनमी को बूम करने में ये कितनी सहायक रही है? बिल्कुल, डिजिटल इकोनॉमी जो है हमारे इकोनॉमिक रिवाइवल में दोनों ही का काम कर रही है, काज भी है और इफेक्ट भी है जी। इसकी वजह से रिवाइवल हो रहा है और आगे बढ़ रहा है जी। तो ये बहुत कई मामलों में हम ऐसा सोचते हैं कि डिजिटल इकोनॉमी से कुछ एग्जिस्टिंग डिमांड जो है वो कमजोर होती है, टूटती है जी। तो कुछ क्षेत्रों में ऐसा हो सकता है, लेकिन ओवरऑल डिजिटल इकोनॉमी की वजह से ओवरऑल डिमांड बढ़ती है। तो हमें खाली इसका संतुलन बनाए रखना है कि किस प्रकार से बड़े और छोटे उद्योगों में कंपटीशन को, फेयर ट्रेड को कैसे बनाए रखा जाए। वरना इसमें कोई शक नहीं
कि डिजिटल इकोनॉमी का हमें बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है। और अभी कुछ समय पहले जो स्टार्टअप पर नैस्कॉम की रिपोर्ट आई थी, उसमें ये आकलन किया गया था कि अभी जो 250-300 बिलियन डॉलर की डिजिटल इकोनॉमी है वो 2025 तक 1000 बिलियन डॉलर की हो सकती है। और ये इसमें हमें ये देखना है कि ये केवल इससे पब्लिक सर्विसेज इंप्रूव होंगी और जो सोशल सेक्टर है उसको भी एक इकोनॉमिक वायबिलिटी मिलेगी। और हम देख रहे हैं कि हेल्थ टेक में, एजुकेशनल टेक में, फिनटेक में, हर क्षेत्र में ये डिजिटल इकोनॉमी हमें आगे बढ़ने में मददगार साबित हो रही है। जी बिल्कुल, तो डिजिटल इकोनॉमी की भी अपने आप में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका है। डॉक्टर यामिनी, अगर मैं विदेशी निवेश की बात करूं तो हमने देखा है कि भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों का जो भरोसा है वो बढ़ा है। UNCTAD की जो रिपोर्ट आई है उसमें भी ये कहा गया है कि 2020 में भी जो निवेश में ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखी गई है भारत में। पूरे वैश्विक परिदृश्य में भी बात करें तो इसके योगदान को, फॉरेन इन्वेस्टमेंट के योगदान को आप कैसे देख रही हैं इकोनॉमी के बूम को लेकर? जी देखिए, भारत एक बहुत जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, जिसके बारे में IMF ने अभी यही कहा है कि वो एक डबल डिजिट ग्रोथ लेगी। और जितने भी रिफॉर्म्स हो रहे हैं जहां पर सामाजिक बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है, जैसे आप डिजिटलाइजेशन है या फाइनेंशियल इंक्लूजन है या जो है ओवरऑल मार्केट्स को जो है इम्प्रूव करना है, ये सभी चीज़ें जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर जो विश्वास है कि वो तरक्की कर रहा है और जो रिफॉर्म प्रोसेसेस हैं पर कैपिटा इनकम में नजर आ रहे हैं, ओवरऑल ग्रोथ रेट्स में नजर आ रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में नजर आ रहे हैं जो 580 बिलियन है, ये सभी एक पॉजिटिव ग्रोथ दिखा रहे हैं और लोगों का विश्वास जगा रहे हैं भारत की इकोनॉमी में, जो एक 5 ट्रिलियन मार्क का लक्ष्य लेकर के चल रही है। जी बिल्कुल, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को लेकर भारत सरकार चल रही है। डॉक्टर सुभाष, इकोनॉमी में विश्वास की भी बात कर रही थी डॉक्टर यामिनी। मैं आपसे, अब चूँकि कार्यक्रम जो है मैं अपनी अंतिम चरणों में है, आपसे क्लोजिंग कमेंट चाहूँगी अर्थव्यवस्था के विकास की इस राह को लेकर। देखिए, मैं यामिनी जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा। हम 91 के अगर बात करें, 1 बिलियन डॉलर से कम हमारा फॉरेक्स रिजर्व था जिसमें 15 दिन का इंपोर्ट कवर हो सकता था। आज ये फॉरेक्स रिजर्व 585 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, जो 16 महीनों के इंपोर्ट की ज़रूरत पूरी कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा बदलाव है। और FDI में सब हॉटेस्ट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है जी। और जिस तरह की नीतियां और रिफॉर्म हम कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो सफल हों और इसमें और ज़्यादा तेजी आएगी, तो उससे टेक्नोलॉजी भी आएगी और रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। जी बिल्कुल, तो टेक्नोलॉजी, रोजगार के नए अवसर और जिस तरीके से भारतीय बाजार में, भारतीय अर्थव्यवस्था में विदेशी निवेशकों का विश्वास और सरकार की तमाम वो नीतियां, पॉलिसीज जो इकॉनमी को बूस्ट करने में सहायक सिद्ध हो रही हैं और इसके जो संकेत हैं वो हमें दिखाई दे रहे हैं। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो सरकार के समय पर उठाए गए कदमों और नीतिगत समर्थन से अर्थव्यवस्था में उम्मीद से बेहतर रिकवरी हुई है। GST संग्रह की बात करें, औद्योगिक उत्पादन, बेरोजगारी को दूर करना हो और विनिर्माण, PMI जैसे प्रमुख आर्थिक संकेत जो हैं वो फिर से पुराने स्तर पर आ रहे हैं और कुछ ने कोविड-19 से पहले के स्तर को भी पार कर लिया है, जो अपने आप में एक बेहतर और बहुत ही सकारात्मक संकेत है। इसलिए IMF का ये पूर्वानुमान कोई आश्चर्य की बात नहीं है। भारत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और इसके आने वाले दशक में दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण विकास इंजन बनने की पूरी संभावना नजर आ रही है। इसी के साथ आज की चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।